हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच आशीष भाटिया और आज मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग सीरीज में लेकर आया हूं न्यूमेरिकल एप्लीकेशन की क्विक रिवीजन। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्विक वे में जल्दी से सिर्फ 30 से 40 मिनट की वीडियो के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था इस यूनिट का नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन उसको रिवाइज किया था, तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे उसका सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमारे पास चार छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और ये चार टॉपिक कौन कौन से हैं? बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, पार्टनरशिप एंड रेसेस एंड गेम्स। तो ये चारों टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि क्विक वे में इन 30 to 40 मिनट्स आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटे विद बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। अब बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो, जिसको आप लोग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस बोलते थे। तो जब भी आपके पास बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आएगा तो सबसे पहले आपको क्या लेट करना है? एक्स और वाई, दो चीजें आपको लेट करनी होती है। अब यहां पर एक्स क्या होता है? एक्स होता है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कि अगर पानी रुका हुआ है, पानी फ्लो नहीं कर रहा, तो उस समय स्पीड क्या होगी बोट की। यहां पर ये स्पीड ऑफ बोट भी हो सकती है, ये स्पीड ऑफ स्विमर भी हो सकती है, या स्पीड ऑफ रोअर भी हो सकती है। तो अगर आप रोइंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो या बोट में बैठे हो, तो एक्स क्या होगी? स्पीड ऑफ बोट या फिर स्पीड ऑफ रोइंग या फिर स्पीड ऑफ स्विमर, कब? इन स्टिल वाटर, रुके पानी में। और वाई हमेशा क्या होता है? स्पीड होती है किसकी? ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी कि पानी का बहाव, जिसको आप लोग करंट भी बोलते हो, ठीक है। और हमारे को बेटा याद रखना है कि जो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलेंगे सबकी, ये हमारे पास इन किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। तो हम लोग जब भी एक्स और वाई लेट करेंगे, इन स्टैंडर्ड यूनिट लेट करेंगे एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर। एक्स हो गई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और वाई हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि पानी का बहाव की स्पीड। तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द फ्लो। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द फ्लो। तो जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, अगर आप उसकी अपोजिंग डायरेक्शन में बोट को ट्रेवल करा रहे हैं या फिर स्विम कर रहे हैं या रो कर रहे हैं, तो उस स्पीड को बोला जाता है अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम एक स्पीड है और इट इज गिवन बाय एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और डाउनस्ट्रीम हमारे पास होती है स्पीड विद द फ्लो, ठीक है। डाउनस्ट्रीम क्या होती है? स्पीड विद द फ्लो। तो पानी के बहाव के साथ अगर आप चल रहे हो तो जो स्पीड आती है वो होती है डाउनस्ट्रीम। इसको हम बोलते हैं एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अब आपकी बोट की स्पीड, जो बोट की स्पीड थी आपकी रुके पानी में, और जो पानी की स्पीड थी वो मिल गई, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो उनकी स्पीड बढ़ के एक्स प्लस वाई हो गई। बट जब पानी के बहाव के अपोजिट आप ट्रेवल करते हो तो आपकी स्पीड ऑफ बोट कम हो जाती है पानी के बहाव की वजह से, तो वो एक्स माइनस वाई हो जाती है। तो याद क्या रखना बेटा? एक्स हमेशा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वाई हमेशा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम बनेगा एक्स माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम बनेगा एक्स प्लस वाई। अप स्ट्रीम का मतलब वो स्पीड जब आप पानी के बहाव के अगेंस्ट ट्रेवल कर रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम का मतलब जब आप पानी के बहाव के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो वाली स्पीड। अब इसके लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो डायरेक्टली आपको याद रखने हैं और क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं। उन रिजल्ट को डिराइव हम यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्विक रिवीजन वाली वीडियो है। हमारे को यहां पर क्विक वे में सारा का सारा काम रिवाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कॉन्सेप्ट कि अगर T1 टाइम है हमारे पास डाउनस्ट्रीम का, T1 क्या है? टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम, और T2 है अगर हमारे पास टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम, तो जो T2 बाय T1 का रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के। ये रिजल्ट बेटा आपको याद रखने हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। T1 अगर टाइम है किसका? डाउनस्ट्रीम का, T2 टाइम है अपस्ट्रीम का, तो जो T2 और T1 का रेशियो होगा वो हमेशा डाउनस्ट्रीम अपॉन में अपस्ट्रीम होगा,
ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। और कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी हो, आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी हो पूरी जर्नी की, जिसमें आपके पास अपस्ट्रीम भी है डाउनस्ट्रीम भी है, तो उसका भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यानी कि स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इंटू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो uv बाय एक्स। सर ये u क्या होता है? u होता है आपके पास अपस्ट्रीम की स्पीड, जिसको आप या फिर डाउनस्ट्रीम की स्पीड लेट कर लो, विच इज x प्लस वाई, और v होता है हमारे पास x माइनस वाई। ठीक है बच्चे, तो आप उसको uv बाय x की तरह भी लेट कर सकते हो, बट ये कंफ्यूजिंग रहता है, तो मैं आपको सिर्फ x और y की टर्म्स में ही याद करवाऊंगा, ताकि आपको दो दो तीन तीन वेरिएबल अलग से याद ना करने पड़े। देन बच्चे, अगर आपके पास डिस्टेंस सेम है, अगर आपके पास क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम फॉर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने का डिस्टेंस क्या है, सेम है, बस जितना आपने डिस्टेंस कवर करा अपस्ट्रीम के लिए उतना ही कवर करा अगर डाउनस्ट्रीम के लिए, तो भी हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। पहला रिजल्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो T2 बाय T1 होगा, यानी T2 इज टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम एंड टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम का रेशियो जो होगा वो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होगा। ये रिजल्ट अभी हम पढ़ भी चुके हैं। और क्या रिजल्ट होता है हमारे पास दूसरा रिजल्ट ये होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है हमारे पास कैपिटल T इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। और यहां पर ये कैपिटल के T क्या है, कैपिटल T इज T2 माइनस T1, दैट मीन्स टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम, टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम। ऑब्वियस सी बात है, अपस्ट्रीम यानी कि अगेंस्ट द फ्लो जाने में टाइम हमेशा ज्यादा लगेगा, और डाउनस्ट्रीम यानी कि विद द फ्लो जाने में टाइम हमेशा कम लगेगा। तो ये हो गया हमारे पास T2 माइनस T1, तभी T1 माइनस T2 नहीं करा, हमेशा T2 माइनस T1 करना है, बिकॉज टाइम अपस्ट्रीम का ज्यादा होता है डाउनस्ट्रीम से, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो यहां पर T क्या है, टाइम डिफरेंस, कैपिटल स्मॉल टी क्या है, यहां पर टाइम डिफरेंस है। ठीक है, देन बच्चे हमारे पास एक और रिजल्ट है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, बट इसको मैं इस कैटेगरी में आप बोल भी सकते हो कि जितना आपने अपस्ट्रीम ट्रेवल करा है उतना ही आपने डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करा है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज T इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। बट यहां पर T क्या है, यहां पर T टोटल टाइम है, किसका टोटल टाइम, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम का। T क्या है हमारे पास, टोटल टाइम अपस्ट्रीम जाने में और डाउनस्ट्रीम जाने में। तो याद रखना बेटा दोनों फॉर्म की वेरिएशन, कि अगर डिनोमिनेटर में 2y है तो यहां पर जो स्मॉल t है दैट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, बट अगर डिनोमिनेटर में 2x है यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, तो जो यहां पर स्मॉल t है वो आपका आएगा टोटल टाइम ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो ये बेटा आपको क्विक वे में याद रखना है सारे के सारे फॉर्मूले। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं फटाफट कि जब भी हमारे पास बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन की शुरुआत होगी एक्स और वाई को लेट करने के लिए। तो एक्स को आप लेट करेंगे हमेशा क्या, ये जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े उसमें एक्स हमेशा क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके पानी में बोट की स्पीड, और वाई क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी जो पानी का बहाव है उसकी क्या स्पीड है। तो अपस्ट्रीम यानी कि अगेंस्ट द फ्लो की टोटल स्पीड बनती है x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम यानी विद द फ्लो की जो स्पीड बनती है वो बनती है x प्लस वाई। और उसी के बेसिस पे हमने अलग अलग कंडीशन में कि अगर डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम अलग लग रहा है, अपस्ट्रीम जाने में टाइम अलग लग रहा है, तो उनके टाइम का रेशियो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई आएगा। इसमें प्रोवाइडेड डिस्टेंस इज सेम,
डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तब ऐसा होगा। ठीक है। देन एवरेज स्पीड अगर आपको पूरी जर्नी की निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है। देन अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है। बट याद रखना है कि जब डिनोमिनेटर में 2y है तो यहां पर स्मॉल टी का मतलब टाइम डिफरेंस है, और जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 2x है तो स्मॉल टी का मतलब हमारे पास टोटल टाइम। तो ये बेटा आपके पास सारा कॉन्सेप्ट हो गया क्विक वे में बोट्स एंड स्ट्रीम का। क्लियर बच्चे? अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है पाइप्स एंड सिस्टम्स का। इसमें भी समझते हैं। सबसे पहले बेटा पाइप्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनलेट पाइप और दूसरा होता है हमारे पास आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप वो पाइप होता है विच फिल्स द टैंक, जो टैंक को कंप्लीटली फिल करता है, और आउटलेट पाइप होता है विच एम्प्टीज द टैंक। तो इनलेट पाइप वो पाइप जो टैंक को भरता है, और आउटलेट पाइप वो पाइप जो टैंक को खाली करता है। ये याद रखना है आपने। देन बेटा आपके पास अगर x क्या है, x है, x आवर्स क्या है, वो टाइम टू फिल टैंक, टू फिल टैंक कंप्लीटली। x आवर्स क्या है हमारे पास, टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो टैंक filled in 1 hour will be equal to 1/x। तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 1/x। ठीक है, कितना टैंक फिल हो चुका होगा, 1/x। अगर 10 घंटे में आपके पास पूरा टैंक फिल होता है तो 1 घंटे में टैंक कितना भरेगा, 1/10। कितना भरेगा, 1/10। इसी तरह से अगर y आवर्स क्या है हमारे पास, टाइम to empty the tank completely, to empty the tank completely। और जब मैं x और y की बात कर रहा हूं तो मैं इंडिपेंडेंट बात कर रहा हूं कि अगर सिर्फ आपके पास इनलेट पाइप है और कोई पाइप नहीं है, ठीक है, एक टैंक है और एक सिर्फ इनलेट पाइप अकेला काम कर रहा है, तो x घंटे लगते हैं उसको पानी फिल करने में। और अगर आउटलेट पाइप है तो अकेला आउटलेट पाइप है तो टैंक को उसको खाली करने में y आवर्स लगते हैं। तो टैंक एम्प्टीड इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 1/y। तो यहां पर बच्चे ये 1/x और 1/y बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी यूनिटरी मेथड की हेल्प से हम लोग सारे फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1/x क्या है, अगर इनलेट पाइप की बात हो रही है तो 1/x क्या है, वो टाइम जो वो पार्ट ऑफ टैंक जो 1 घंटे में फिल होता है, और 1/y वो पार्ट ऑफ द टैंक जो 1 घंटे में खाली होता है। ठीक है, अब हमारे पास बेटा कुछ केसेस है, कुछ रिजल्ट है जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। क्या है कि इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपने एक तरफ से इनलेट पाइप मतलब टैंक फिल करने वाला पाइप भी ओपन कर दिया, और दूसरी तरफ आपने जो आउटलेट पाइप है जो टैंक को खाली करता है उसको भी ओपन कर दिया। मतलब एक तरफ से पानी भर रहा है और दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है। तो हमारे पास दो केस बनेंगे। क्या हो सकता है, या तो x बड़ा हो सकता है y से, या तो x क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है y से। मतलब टैंक फिल करने वाला, ये पहले जो x और y है ये अभी हम अकेले बात करते हैं जब भी हम x और y की बात करते हैं। तो अगर टैंक को फिल करने में ज्यादा टाइम लगता है टैंक को खाली करने से, अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटा पाइप के डायामीटर अलग अलग हो। जो टैंक फिल करने वाला पाइप है उसका माउथ छोटा हो, और जो टैंक एम्प्टी करने वाला पाइप है उसका माउथ बड़ा हो। तो टैंक के जो पाइप्स उनका डायमीटर अलग अलग हो सकता है, इसलिए टाइम भी अलग अलग लग रहा है। तो अगर टैंक को फिल करने में ज्यादा टाइम लगता है, किससे? टैंक को खाली करने में। कब? जब दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी मैं एक्स और वाई की बात कर रहा हूं तो इंडिपेंडेंट बात कर रहा हूं कि एक्स मतलब सिर्फ इनलेट पाइप काम कर रहा है और वाई मतलब सिर्फ आउटलेट पाइप काम कर रहा है। तो अगर एक्स की वैल्यू बड़ी है
किससे? वाई से। तो हमारे पास टैंक खाली जल्दी हो रहा है बट भर देर में रहा है। अगर एक्स की वैल्यू ज्यादा है वाई से तो इसका मतलब टैंक खाली जल्दी होता है बट भरता बाद में है। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आता है टैंक एम्प्टीड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में टैंक कितना खाली हो जाएगा? दैट विल बी गिवन बाय 1/y माइनस 1/x। याद रखना, अगर x बड़ा है y से तो 1/y पहले आएगा, ठीक है। और टाइम टेकन टू एम्प्टी टैंक कंप्लीटली, तो कितने टाइम में टैंक कंप्लीटली खाली हो जाएगा? दैट विड बी गिवन बाय x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। दैट विल बी गिवन बाय x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है बेटा। दैट वुड बी गिवन बाय एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आप एलसीएम लेके वगैरह भी कर सकते हैं इसको, बट अभी आपको सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? केस 2 आ जाएगा हमारे पास। केस 2, जब आपके पास x छोटा है y से, मतलब टैंक भरने में कम टाइम लगता है, टैंक खाली करने में ज्यादा टाइम लगता है। टैंक भरने में कम टाइम लगता है, टैंक खाली करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो टैंक भरा कितना होगा? टैंक फिल्ड इन 1 आवर। तो 1 घंटे बाद ऑब्वियस सी बात है टैंक क्या होगा? भरा ज्यादा होगा, खाली कम हुआ होगा। तो टैंक फिल्ड इन 1 आवर हो जाएगा 1/x माइनस 1/y। और टाइम टेकन टू fill the tank completely, time taken to fill the tank completely, ये किसके इक्वल हो जाएगा? सेम एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई के। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई के। जल्दी जल्दी से फॉर्मूले नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। चलो, यहां तो बेटा फिर गड़बड़ जल्दबाजी में। ये एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई था। मैं इसको दोबारा बता देता हूं कि अगर हमारे को टैंक भरने में ज्यादा टाइम लग रहा है, किससे? टैंक को खाली करने में, तो हमारे पास एक, यानी कि टैंक खाली जल्दी हो रहा है, तो 1 घंटे में खाली कितना हो जाएगा? 1/y माइनस 1/x। और टैंक को पूरा खाली होने में टाइम कितना लगेगा? एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। बट अगर हमारे को टैंक खाली होने में ज्यादा टाइम लग रहा है भरने से, तो हमारे पास 1 घंटे में टैंक कितना फिल हो चुका होगा? बिकॉज अब भरेगा पहले, खाली बाद में होगा, बिकॉज टाइम ज्यादा लग रहा है खाली होने में। तो 1/x माइनस 1/y, और पूरा टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा? तो एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। देन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि अगर x आवर्स टाइम है पाइप ए को फिल करने का टैंक कंप्लीटली, अगर x आवर्स लगते हैं पाइप ए को टैंक को कंप्लीटली फिल करने में, और y आवर्स लगते हैं पाइप बी को टू फिल द टैंक कंप्लीटली, जब वो अकेले अकेले काम कर रहे हैं, देन टैंक फिल्ड इन 1 आवर। तो 1 आवर में टैंक कितना फिल होगा? दैट विल बी 1/x प्लस 1/y। घंटे में टैंक कितना फिल होगा? 1/x प्लस 1/y। और टोटल टाइम टेकन टू फिल टैंक कंप्लीटली, वो हो जाएगा सेम एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जब दो अलग अलग पाइप मिलके टैंक को
फिल कर रहे हैं, जैसे अगर आप सर्दियों में गर्म पानी का टैप ऑन करते हैं, ठंडे पानी का टैप ऑन करते हैं, तो दोनों ही पाइप मिलकर क्या कर रहे हैं, आपकी टैंक को फिल कर रहे हैं, आपकी बकेट को फिल कर रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि 1 घंटे में कितना पार्ट भरा जाएगा आपके बकेट का या फिर टैंक का, तो दैट वुड बी 1/x प्लस 1/y। और टोटल टाइम कितना लगेगा, दैट वुड बी xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, अब इसी तरह से अगर 3 पाइप है हमारे पास, ठीक है, तो और x आवर्स है किसके, पाइप ए के, अगर वो अकेले काम कर रहा है टू फिल टैंक कंप्लीटली, यहां पर हमारे पास हर जगह जब मैं x और y की बात कर रहा हूं तो बेटा वो अकेले ही है। y आवर्स क्या है, पाइप बी को फिल करने में टैंक कंप्लीटली अगर वो अकेले ऑन है तो, और z क्या है, पाइप सी है हमारे पास जो टैंक को एम्प्टी करने के लिए है, टू एम्प्टी टैंक कंप्लीटली अलोन। तो अगर पाइप ए अकेला काम करे तो x आवर्स में टैंक भर देता है, पाइप बी अकेला काम करे तो y आवर्स में टैंक पूरा भर देता है, और अगर पाइप सी अकेला काम करे तो z आवर्स में पूरा टैंक खाली कर देता है अकेले। ठीक है, तो यहां पर 2 इनलेट पाइप है और 1 आउटलेट पाइप है, तो टैंक फिल्ड इन 1 आवर, तो 1 घंटे बाद टैंक में पानी कितना होगा, दैट वुड बी गिवन बाय 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। ठीक है, और टाइम टेकन टू फिल टैंक कंप्लीटली, अगर तीनों पाइप साथ में ऑन कर दिए जाए तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में, दैट वुड बी गिवन बाय xyz अपॉन yz प्लस zx माइनस xy। तो याद रखना फॉर्मूले में माइनस xy माइनस भरने वाला टाइम, उनका प्रोडक्ट माइनस होगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास फॉर्मूले थे पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड। तो आई होप आपको यहां पर सारी चीजें जल्दी जल्दी समझ में आ रही हो। ये क्विक रिवीजन वीडियो है, पूरे डिटेल में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, कि आपको सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए। क्लियर बच्चे, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पार्टनरशिप का। आप सारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपने अकाउंट्स में पार्टनरशिप को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट यहां पर हमारे को सिर्फ उसका मैथमेटिकल पार्ट देखना है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का मतलब आप लोगों को पता है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलके किसी बिजनेस को चलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप, और उन लोगों को बोलते हैं पार्टनर्स। ठीक है, और पार्टनर्स आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्टिव पार्टनर और एक होता है हमारे पास स्लीपिंग पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर्स वो होते हैं जो पार्टनरशिप के अंदर तो होते ही हैं, बट साथ में बिजनेस को भी मैनेज करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में बिजनेस के। बट अगर आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करी है, पैसा लगाया है, और आप एक्टिव नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है उनकी डे टू डे वर्किंग से, आप बिजनेस मैनेज नहीं करते, आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करी है, तो आपको बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर। तो 2 टाइप के हमारे पास पार्टनर होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर और उसी पर आ जाता है एक्टिव पार्टनरशिप, और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर और उसी पर बेस्ड होती है स्लीपिंग पार्टनरशिप। तो ये तो हो गई कि अगर 2 पार्टनर्स है तो 2 टाइप के पार्टनर्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देन हमारे पास पार्टनरशिप जो है वो भी 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंपल पार्टनरशिप, एक क्या होती है हमारे पास सिंपल पार्टनरशिप। हो सकता है आपकी अकाउंटिंग टर्म्स में इनके नाम अलग अलग हो, इनके कॉन्सेप्ट और ज्यादा डिटेल में हो, बट यहां पर हम सिर्फ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अब सिंपल पार्टनरशिप भी बेटा 2 टाइप की हो सकती है। एक क्या हो सकती है कि जब आपने इक्वल अमाउंट लगाया है फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, अमाउंट तो दोनों ने सेम लगाया है बट डिफरेंट टाइम के लिए। जैसे अगर किसी बिजनेस में 2 पर्सन है, दोनों ने 10-10 लाख रुपए लगाए हैं, बट एक ने 5 साल के लिए लगाए हैं, एक ने 10 साल के लिए लगाए हैं। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट है फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। और दूसरा क्या हो सकता है, डिफरेंट अमाउंट
डिफरेंट अमाउंट फॉर इक्वल टाइम पीरियड। तो टाइम तो दोनों का सेम है, जैसे 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करा बट अमाउंट अलग अलग करा। मैंने 5 लाख करा, आपने 10 लाख करा। पहले केस में क्या था कि हम दोनों ने ही 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा बट आपने 5 साल के लिए करा, मैंने 10 साल के लिए करा। दूसरे केस में हम दोनों ने ही 5 साल के लिए करा बट मैंने 10 लाख करा, आपने 5 लाख करा। तो पहले केस में टाइम अलग अलग है, पैसा सेम है। दूसरे केस में पैसा अलग अलग है बट टाइम सेम है। तो यहां पर कंडीशंस भी बेटा अलग अलग ही जनरेट होंगी। अगर हमारे पास पहला केस है जिसमें हमारे पास अमाउंट सेम है बट टाइम पीरियड अलग है, तो जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास टाइम पीरियड के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाइम पीरियड के। जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, उतना ज्यादा लॉस भी हो सकता है। और जब आपके पास टाइम पीरियड क्या है? सेम है बट पैसा अलग अलग है, तो जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट से, कि आपने कितना पैसा लगाया हुआ है। अगर ज्यादा पैसा लगाया है तो हो सकता है प्रॉफिट भी ज्यादा हो और हो सकता है लॉस भी ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड आपका अलग अलग है तो प्रॉफिट या लॉस टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा। अब अगर आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है तो प्रॉफिट या लॉस आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेंगे। तो बेटा पहले केस में अगर दो पार्टनर है ए एंड बी, दो पार्टनर है हमारे पास ए एंड बी। यहां पर ये एक्टिव स्लीपिंग से कोई लेना देना नहीं है, जैसे भी यहां पर हेडिंग लिखी हुई है। तो एज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम दोनों की बात कर रहे हैं, विद बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो बेटा अगर दो पार्टनर हैं फर्स्ट वाले केस में जिसमें अमाउंट सेम है, टाइम अलग अलग है, तो उनमें जो प्रॉफिट या लॉस का रेशियो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट होगा। दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट T1 by T2। T1 वो टाइम पीरियड जिसके लिए ए ने पैसा लगाया था और T2 वो टाइम पीरियड जिसमें बी ने पैसा लगाया था। और सेम वे भी बेटा अगर हमारे पास पैसा अलग अलग है, टाइम सेम है, तो जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो यानी कि एज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस विद रिस्पेक्ट टू बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब ए और बी के जो प्रॉफिट या लॉस का रेशियो होगा वो उनके अमाउंट इन्वेस्टमेंट का होगा। एक्स वो अमाउंट है जो ए ने इन्वेस्ट किया था और वाई वो अमाउंट है जो बी ने इन्वेस्ट किया था। ठीक है बच्चे, तो ये होती है हमारे पास सिंपल पार्टनरशिप। तो जहां पर अगर टाइम पीरियड अलग अलग है तो उसके रेशियो के हिसाब से दोनों का शेयर बनेगा प्रॉफिट और लॉस का, और अगर इन्वेस्टमेंट अलग अलग है तो उसके हिसाब से रेशियो बनेगा दोनों के प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, अब जो दूसरी पार्टनरशिप होती है इसको आप क्या बोलते हो? कंपाउंडेड पार्टनरशिप। कंपाउंडेड पार्टनरशिप में क्या है, जो दोनों अलग अलग केसेस अभी हमने पढ़े हैं उनको मिक्स कर दिया गया है। मतलब अब आपके पास डिफरेंट अमाउंट है फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, डिफरेंट अमाउंट फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। अब बेटा हमारे पास अमाउंट भी अलग अलग है दोनों का और टाइम पीरियड भी अलग है। अगर ए ने सपोज करो एक्स रुपीज इन्वेस्ट करे हैं फॉर T1 पीरियड, या फिर T1 ईयर्स की बात कर देता, मैं टाइम को ईयर्स में लेके चल रहा हूं अभी, और बी ने अगर Y रुपीज इन्वेस्ट करे हैं फॉर T2 ईयर्स, तो अब जो इनके प्रॉफिट या लॉस का शेयर होगा वो कंपाउंडेड होगा। ठीक है, तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस विद रिस्पेक्ट टू बीज शेयर ऑफ
प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि अब प्रॉफिट या लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों के, कितना पैसा लगाया है कितने टाइम पीरियड के लिए। तो x t1 अपॉन y t2, ये फॉर्मूला हो जाता है कंपाउंडेड पार्टनरशिप के लिए कि अगर हमारे पास टाइम पीरियड और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग है तो इस हिसाब से रेशियो बनेगा। ये बेटा जल्दी से नोट डाउन करो इसको, फिर लास्ट टॉपिक पर आते हैं। अब बेटा जो लास्ट टॉपिक हमारे पास आज की वीडियो के लिए बचा है दैट इज रेसेस एंड गेम। अब इसमें ज्यादा कोई फॉर्मूले नहीं है, छोटे छोटे डेफिनेशन और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। तो पहले अगर हम रेसेस की बात करें तो बेटा रेस क्या होता है, एक ऐसा टास्क जिसमें आपको या तो रनिंग करनी होती है या ड्राइविंग करनी होती है या राइडिंग करनी होती है। आपको करना क्या है, आपको आपस में कंपीट कर कर एक दूसरे से पहले किसी पॉइंट पर पहुंचना है जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिशिंग पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है जहां से रेस स्टार्ट होती है और फिनिशिंग पॉइंट वो होता है जहां तक आपको पहुंचना होता है, और इन दोनों के गैप को बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड। तो स्टार्टिंग पॉइंट और जो फिनिशिंग पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, उनके बीच का जो गैप होता है उसको ही हम बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड। अब रेस में हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, जैसे रेस कोर्स क्या होता है। तो रेस कोर्स क्या हो गया हमारे पास, वो डिस्टेंस कवर्ड हो गया। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड मतलब आपका डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। देन हमारे पास विनर कौन होता है, who completes the distance first। जो डिस्टेंस को सबसे पहले कंप्लीट कर ले उसको हम विनर बोलते हैं। ठीक है, सबको पता है। देन एक बेटा टर्म आती है डेड हीट। ठीक है, ये असर्शन रीजन के बेस पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि डेड हीट का मतलब क्या होता है। तो डेड हीट मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जब वेयर ऑल पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑल पार्टिसिपेंट्स रीचेस फाइनल पॉइंट, जो भी हमारे पास फिनिशिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, एट सेम टाइम, सब इकट्ठे पहुंच जाएं, सब इकट्ठे पहुंच जाएं अगर फाइनल पॉइंट पर, तो उसको क्या बोलते हैं, डेड हीट। ठीक है, देन कुछ और टर्म्स हैं। अगर लिखा है ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर्स, तो इसका क्या मतलब है कि सपोज करो कि जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच में अगर जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है, अगर वो डिस्टेंस 100 मीटर का, ऐसे हमने इसे समझने के लिए रेफरेंस लिया है, तो ए तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट पर ही है, बट बी ए से अहेड है कितना, एक्स मीटर। बी ए से अहेड है कितना, एक्स मीटर, यानी कि ए को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो तो पूरा 100 मीटर कवर करना पड़ेगा, बट बी को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो 100 माइनस एक्स मीटर कवर करना पड़ेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी एक्स मीटर आगे है ए से। ठीक है, और बच्चे अगर कभी लिखा है ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर, ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर, तो इसका क्या मतलब है कि यही अगर ए स्टार्टिंग पॉइंट पर है और स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में 100 मीटर का गैप है, तो ए ने जो जर्नी स्टार्ट करी वो उसने कंप्लीट कर ली है, बट बी ने, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट अब दोनों का सेम है, बी ने जो जर्नी स्टार्ट करी है वो सिर्फ कितनी करी है, सॉरी 100 माइनस एक्स मीटर कवर अप करी है। ठीक है, तो ए ने बीट कर दिया बी को बाय एक्स मीटर, मतलब ए ने जब स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके फाइनल पॉइंट पर पहुंचा तो बी उससे पीछे है कितना, 100 माइनस, बी किससे कितने पीछे है, एक्स मीटर पीछे है, तो यानी बी ने कितना डिस्टेंस कवर करा, सिर्फ 100 माइनस एक्स मीटर डिस्टेंस कवर करा,
कब? जब ए रेस कंप्लीट कर चुका है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई ए ने बी को बीट कर दिया 40 मीटर से, तो मतलब जब ए 100 मीटर पूरा कर चुका था तो बी उससे 40 मीटर पीछे था, तो मतलब बी ने कितना कवर करा? सिर्फ 60 मीटर। तो ये बेटा हमारे पास कुछ डेफिनेशंस होगी रेस से रिलेटेड। अब गेम में भी सेम चीज ही है, ठीक है। अब वो गेम आप गेम और रेस में जो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि गेम आप अकेले भी खेल सकते हो, गेम आप अकेले भी खेल सकते हो। खेलते हो ना वीडियो गेम्स वगैरह अकेले, तो आप वहां पर कंप्यूटर के अगेंस्ट हो जाते हो, बट अकेले भी कुछ गेम्स होती है जो खेली जा सकती है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, कॉन्सेप्ट सारे सेम है कि अगर ए बीट कर रहा है बी को बाय सम पॉइंट्स, ठीक है, तो दैट मींस ए ने वो टास्क उतने पॉइंट्स पहले क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया, तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल गए एक तरह से, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो अगर वो दूसरा प्लेयर है कोई, वो उसके रिस्पेक्ट में। तो ये बेटा सारा कॉन्सेप्ट था रेसेस एंड गेम्स का। इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा आपके पास कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती नहीं है। तो जनरल ऑब्जर्वेशन है उस पर ही ज्यादा बेस्ड है टॉपिक, ठीक है। तो विद दिस बेटा हमारे पास आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो पूरे क्विक वे में हमने कॉन्सेप्ट मैप समझ लिया और अपने दिमाग में बिठा लिया किस किस का? बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का, पाइप्स एंड सिस्टम का, पार्टनरशिप का एंड रेसेस एंड गेम्स का। और विद दिस जो आपकी पहली यूनिट है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, उसका बेटा कॉन्सेप्ट माइंड मैप पूरा होता है। तो इन चीजों को दिमाग में बिठा के रखो। सारे फॉर्मूलेस एक जगह आपके पास लिखे होने चाहिए ताकि एग्जाम में जाने से पहले, चाहे वो आपके प्री बोर्ड हो या फाइनल बोर्ड का एग्जाम हो, आपके पास हैंडी नोट्स होने चाहिए पेपर में जाने से पहले सुबह सुबह देखने के लिए। तो इस तरह से जब सारे चैप्टर के आपके पास क्विक नोट्स होंगे तो पूरा माइंड मैप आपके दिमाग में होगा, टॉपिक कोई भी आपका स्किप नहीं होगा, कोई भी फॉर्मूला छूटेगा नहीं। तो बेटा आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद न्यू चैप्टर ऑफ कॉन्सेप्ट माइंड मैप। टेक केयर बच्चों।